सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ती गर्मी व ताप लहरों की स्थिति से निपटने के उपाय प्रकृति में ही मौजूद है। भविष्य में उच्च तापमान से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए शहरी प्रशासन को प्राकृतिक समाधानों में निवेश शुरू कर देना चाहिए। हाल के सप्ताहों में दुनिया भर में तापमान बढ़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर चीन तक अनेक देशों में झुलसा देने वाली ताप लहर चल रही है। रोम के कोलोसियम जैसी जगहों पर पारा रिकॉर्ड 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पर्यटक गर्मी में तप गए। मराकेश में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गए। मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में उनकी सजा पर निलंबन से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को उच्चतम न्यायालय में उन्होंने चुनौती दी है। उद्यान उत्सव 2 के तहत अमृत उद्यान आगामी 16 अगस्त से एक महीने सोमवार को छोड़कर जनता के लिए खुलेगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुलेगा। उद्यान उत्सव 2 का उद्देश्य आगंतुकों को ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों को दिखाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र, देश और जनता की चिंता नहीं है, बल्कि अपने गठबंधन को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकत्रित हुआ है और विपक्ष के इस दोहरे चरित्र को आज पूरा भारत देख रहा है। राज्यसभा ने कल अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन करना है। लोकसभा ने इसे बीती 1 अगस्त को पारित कर दिया था। विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें पहले भी 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा के सेवा विस्तार को हरी झंडी दी। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। इससे पहले वे भारत के गृह सचिव रह चुके हैं। वह अगस्त 2019 से कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा की शुरुआत के साथ राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो यात्रियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक जानकारी के साथ ही एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रदान करता है। ऐप फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने के पहले कल बिष्णुपुर चौराचांद में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान कम से कम 16 लोग घायल हो गए। सूडान में गहराते खाद्य संकट के संबंध में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि सूडान युद्ध के साथ ही आर्थिक पतन का भी सामना कर रहा है। FAO ने कहा है कि सूडान में 2 करोड़ से अधिक लोग गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। इस संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। में राहुल गांधी के लिए 4 अगस्त की तारीख काफी खास है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। पूर्णेश मोदी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी की तरफ से एफिडेविट दायर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिलेगी राहत? क्या सोमवार को संसद में होगी राहुल गांधी की एंट्री? देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मोदी सरनेम मामले में फंसे राहुल गांधी को कल यानी 4 अगस्त को बड़ी राहत मिल सकती है। उनके चाहने वाले भी चाहते हैं कि राहुल गांधी सोमवार को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें। कल देश और दुनिया की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली है। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। इस मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि वो इस अपराध के लिए दोषी नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग चुके होते। राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिससे कि वो लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद सत्र में हिस्सा ले सके। इस मामले में राहुल गांधी की पैरवी के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत सैन, राजेंद्र चीमा और अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे, क्योंकि ये तीनों ही वकील राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये एक असाधारण मामला है जहां एक मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाई जा रही है और एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें लंबे वक्त से अयोग्य ठहरा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सूरत कोर्ट की तरफ से 2 साल की अधिकतम सजा देने का फैसला असाधारण है और इस पर रोक पर विचार किया जाए। उम्मीद है कि जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ 4 अगस्त को राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट
कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनको मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी पर क्या फैसला आता है, ये देखना होगा। लेकिन संसद में मोदी सरकार को राहत मिलती नहीं दिख रही है। संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। मणिपुर के साथ साथ हरियाणा हिंसा पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं दिल्ली बिल को लेकर भी लोकसभा में चर्चा हुई और क्या कुछ हुआ आज संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में मणिपुर मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार और सत्ता पक्ष दोनों ही अड़े हुए हैं। सरकार मणिपुर में लंबी चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष चर्चा के साथ पीएम के बयान पर भी अड़ा हुआ है। संसद में चल रहे हंगामे के बीच आज दिल्ली सर्विस बिल को लेकर सदन में जबरदस्त बहस हुई। बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा की शुरुआत 1993 में की गई थी। 2015 तक दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकारें रही और केंद्र में अलग सरकार थी। फिर भी दोनों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ। असल में विवाद तो 2015 से शुरू हुआ। केजरीवाल सरकार हर बात पे विवाद खड़ा कर रही है। मामला ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारी का नहीं, बल्कि विजिलेंस को हाथ में लेकर बंगले पर किए गए खर्च को छिपाने का है। तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर आपको दिल्ली सरकार का घोटाला उजागर करना था तो इसके लिए अध्यादेश लेकर क्यों आए? अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली के कई संस्थानों पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा। इससे दिल्ली के आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा। इसमें चेन सिस्टम टूट जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे संघीय ढांचे का आघात बताया और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की ओर से आपके पक्ष में आवाज उठाई गई, क्योंकि लोकसभा में आपका सिर्फ एक सांसद है। लेकिन लोकसभा में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आपका जोरदार समर्थन करते हुए बिल का विरोध किया। लेकिन ये पहले ही तय माना जा रहा था कि लोकसभा में सत्ता पक्ष भारी है और उसके लिए इसे लोकसभा से पास कराना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती तो राज्यसभा में देखने को मिलेगी। संसद में कल भी हंगामे के आसार हैं। वहीं ज्ञानवापी मामले में भी मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के आसार हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। एएसआई की ओर से कहा गया है कि उसने सर्वे की तैयारी कर ली है और शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ए के विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 7 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। कोर्ट के आदेश के दूसरे ही दिन एएसआई ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि उसे जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने का मौका तक नहीं दिया गया और सर्वे शुरू करा दिया गया। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में याचिका लगाने को कहा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की ओर से कहा गया कि वो शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू कर देगा। इस बीच हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट लगाई गई है, तो मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मस्जिद कमेटी के वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे को फिलहाल रोकने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के साथ ईमेल भी भेजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे। वैसे इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। बौद्ध धर्म गुरु सुमित रतन भंते ने कहा कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर है, बल्कि ये बौद्ध मठ है। जैन और बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। सभी मंदिरों और मस्जिदों को उनके मूल स्वरूप में आना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वस्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। केदारनाथ और ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वो बौद्ध धर्म के स्तूप है। ज्ञानवापी ना मस्जिद है और ना मंदिर, बल्कि बौद्ध मठ है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। ज्ञानवापी मामले को लेकर सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। धारा 370 को लेकर भी आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी। 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था। 3 साल बाद इस अनुच्छेद की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। तो सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, देखते हैं।
ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मुहैया कराने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ कर रही है। इस पीठ में जस्टिस SK कोल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने आज भी दलील दी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता है। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस आर्टिकल का सेक्शन C ऐसा नहीं कहता। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि आर्टिकल 370 स्थायी है। सिब्बल ने कहा कि 370 1C या अनुच्छेद 3 नहीं कर सकते। एक सीमांत नोट ये नहीं कह सकता कि यह अस्थायी है, इसलिए मैंने इसे इस तरह पढ़ा। ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आपको भारत के संविधान के प्रावधानों को लागू करना है और वो सभी क्रम में सम्मिलित है। तो 356 वहां आता है, भाग 3 प्रस्तावना DPSP वहां आते हैं, लेकिन ये सब सहमति के साथ है। सिब्बल ने कहा कि ये 370 क्या है, इसकी वास्तविक समझ का सवाल है। जवाब में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यहाँ अपवाद यह है कि संपूर्ण संविधान को अपनाया गया है जो किए गए संशोधनों के अधीन है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई से मोदी सरकार परेशान है। वहीं नूह में हुए बवाल से बीजेपी सरकार सवालों में है। पिछले 24 घंटे में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो नूह में शांति बनी हुई है और अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही है, लेकिन इन FIRs को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। नूह में हुई हिंसा का आरोपी कौन है? किसने रची थी शांति भंग करने की साजिश? कौन था टकराव का मास्टरमाइंड? दावे कई हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है। खुद को हिंदूवादी नेता कहने वाला मोनू मानेसर, जिसके वीडियो ने दूसरे समुदाय को भड़का दिया, या फिर BHP और बजरंग दल जिनके कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया था, या फिर मुस्लिम समुदाय जिनकी आबादी नूह में सबसे ज्यादा है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस पर भी अब संदेह हो रहा है। अब तक पुलिस ने 45 FIR दर्ज की है और किसी भी FIR में BHP और बजरंग दल का नाम नहीं है। पुलिस ने अभी तक 137 लोगों की गिरफ्तारी की है। 116 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है और इसमें से अधिकांश लोग एक समुदाय के हैं। नूह हिंसा आगे बढ़ते हुए सोहना गुरुग्राम तक पहुंच गई, जिसके बाद नूह में सोमवार शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई थी। इसे अब 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल ये पूरा बवाल सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुआ था। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री ने तो पहले ही BHP और बजरंग दल को क्लीन चिट दे दी थी। मोनू मानेसर के वीडियो में भी उन्हें कोई परेशानी गलती नहीं दिखी थी, जबकि वो पहले से ही 2 लोगों की जान लेने का आरोपी है। मामला राजस्थान में दर्ज है और जब ये सवाल हरियाणा सरकार से किया गया तो जवाब मिला, राजस्थान सरकार मोनू पर कार्रवाई को स्वतंत्र है, वो ही कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो अब राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने तो कई बार पुलिस भेजी, लेकिन हरियाणा पुलिस ही हमारा सहयोग नहीं कर रही है। नूह में हो रहे पुलिस एक्शन में भी एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मणिपुर में भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। 3 महीने बीतने के बाद भी मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी है। आज भी कई इलाकों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बवाल देखने को मिला। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर का क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। 3 महीने पहले शुरू हुआ बवाल आज भी जारी है। प्रदेश के हालात को लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार ने अब उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है। इसी कड़ी में बिष्णुपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच झड़प हुई और स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि मैतेई और कुकी जनजाति के बीच बनाए गए बफर जोन में ये टकराव हुआ है। खबरों के मुताबिक बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने की कोशिश की। असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर महिलाएं सुरक्षा बलों से भिड़ गईं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मणिपुर और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि क्या यही राम राज्य है। मणिपुर की राज्यपाल एक महिला है, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कहां है डबल इंजन सरकार? मणिपुर में 3 महीने से तनाव की स्थिति है, जबकि हरियाणा में भी 2 गुटों में विवाद हो गया। सरकार वहां क्या कर रही है? भाजपा अपने ही राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र की सियासत की। जब से अजीत पवार की महाराष्ट्र सरकार में एंट्री हुई है, तब से सियासी हलचल और तेज हो गई है। अजीत पवार गुट के नेताओं का दावा है कि वो जल्द ही CM बनेंगे। इस दावे के क्या है सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जारी है और इस बार एक फोटो इसका कारण बना है। बता दें, मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन कार्यक्रम था। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। एकनाथ शिंदे के लिए कुर्सी लगी थी जो विधानसभा अध्यक्ष के ठीक बगल में थी, लेकिन जब शिंदे नहीं पहुंचे तो राहुल नार्वेकर ने सीएम के नाम वाले कुर्सी पर अजीत पवार को बैठने के लिए बुला लिया। वहीं विधानसभा स्पीकर के इस काम से कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस महीने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 बागी विधायकों की किस्मत का फैसला सुना देंगे। ठाकरे गुट का तो यहां तक दावा है कि फैसला शिंदे के खिलाफ ही आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी नजर विधानसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है और इसी के चलते बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में किया है। लेकिन शिंदे पर विधानसभा स्पीकर के फैसले से पहले आज महाराष्ट्र की सियासत से जो तस्वीर सामने आई, उससे शिंदे की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ने सीएम शिंदे का नाम वाली चिट कुर्सी से हटाई और अजीत पवार को उस पर बैठाया, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी ही वो हकीकत में शिंदे की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। हालांकि इस बात के संकेत एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल पहले ही दे चुके हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक प्रभावशाली नेता हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। और